आज हम सबसे पहले भारत के स्कूलों में हुए उस धार्मिक विस्फोट का विश्लेषण करेंगे जिसके तहत स्कूलों में मदरसा पद्धति को लागू करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुई हिजाब पहनने की जिद ने अब आग की तरह दूसरे राज्यों के स्कूलों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और अब उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के स्कूल और कॉलेजेस में भी मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की मांग की जा रही है। यह एक ऐसा सिलसिला है जो किसी एक राज्य के स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे क्या भारत में स्कूलों का इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है। अनौपचारिक रूप से भारत में 1 लाख से ज्यादा मदरसे हैं जहां मुस्लिम छात्रों को पढ़ाई के बीच नमाज पढ़ने का अधिकार है और मुस्लिम छात्राएं हिजाब और बुर्का पहनकर मदरसों में पढ़ सकती हैं। लेकिन एक खास विचारधारा के लोग अब मदरसों वाली इस मॉडल को उन स्कूलों में भी लागू करना चाहते हैं जो अब तक धार्मिक कट्टरवाद से बचे हुए थे। इस समय धार्मिक कट्टरवाद की आग देश के कई स्कूलों और कॉलेजेस तक पहुंच गई है और मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने की जिद ने विस्फोटक रूप ले लिया है। अब तक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मुंबई से ऐसी खबरें आई थी जहां स्कूल और कॉलेजेस में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की मांग की जा रही थी। लेकिन अब यह मामला राजस्थान भी पहुंच चुका है। हमें जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज का सीसीटीवी वीडियो मिला है जिसमें 21 वर्षीय एक मुस्लिम छात्रा बुर्का पहनकर अपनी क्लास में प्रवेश करती दिखती है। कॉलेज प्रबंधन की दलील है कि पिछले 8 वर्षों से यहां छात्र छात्राओं के लिए विशेष ड्रेस कोड लागू है, या इसे हम आम भाषा में कहें, यहां पर स्कूलों में अपनी स्कूल की सभी छात्रों के लिए एक जैसे यूनिफॉर्म है और अब तक इस पर कोई विवाद नहीं हुआ है और कर्नाटक के घटनाक्रम से पहले यहां पढ़ने वाले सभी मुस्लिम छात्राएं बिना बुर्का और हिजाब के कॉलेज आ रही थी। लेकिन अब दूसरे राज्यों की तरह इस कॉलेज में भी मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की मांग कर रही हैं और इनका कहना है कि यह संवैधानिक अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता। इस मामले में स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों द्वारा विरोध जताया गया और यह मामला पुलिस के पास भी पहुंच चुका है। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कॉलेजों में पहले से ड्रेस कोड लागू है, यूनिफॉर्म लागू है, अब वहां भी मुस्लिम छात्राएं इसे मानने से इनकार कर रही हैं। वो एक्चुअल में बुरके में थी और कल भी उसको अलाउ किया था, लेकिन उस बुरके में अलाउ करने की वजह से कल लगभग सारे बच्चे जो थे बाहर विदाउट यूनिफॉर्म खड़े थे। कल लड़कियां भी थी विदाउट यूनिफॉर्म। तो उन्होंने यही कहा कि ये बच्चे आपके लिए कोई स्पेशल है क्या? तो हमने ये कहा कि भाई ये स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर मुझे कम से कम 70 से 80 बच्चों को कल अलाउ करना पड़ गया। उनके कुछ समाज से लोग आए, उनसे हमने बातचीत भी की। उन्होंने भी हालांकि ये कहा कि भाई जब इतने दिनों से ड्रेस कोड है तो उनको ड्रेस में ही आना चाहिए, लेकिन वो कुछ विशेष लोग थे, उन्होंने तोड़फोड़ की भी संभावना लगाई, नारेबाजी भी की। ये क्या होता है कि अगर विदाउट यूनिफॉर्म में अलाउ करते हैं तो बाहरी बच्चे जो सामाजिक तत्व टाइप के होते हैं वो कॉलेज में एंट्री कर देते हैं। हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए ये ड्रेस कोड का सिस्टम हम लोग लागू किया हम यहाँ पे। यह मामला कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी इंटर कॉलेज से शुरू हुआ था जिसे स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया जाना चाहिए था, लेकिन एक खास विचारधारा के लोगों ने इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की और इस समय स्थिति यह है कि महाराष्ट्र, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हिजाब की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि इन विरोध प्रदर्शनों का स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम नेताओं द्वारा अलग अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर बड़े प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रदर्शन महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ जिसमें पुलिस की अनुमति के बिना हजारों की संख्या में बुर्का पहनी महिलाएं शामिल हुई। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है
लेकिन हमारा सवाल ये कि विरोध प्रदर्शनों को लेकर नहीं है। आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारा सवाल उन 15 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 25 करोड़ बच्चों के भविष्य को लेकर है, जिन्हें धर्म की आग में धकेला जा रहा है। वो लड़कियों की नहीं सुन रहे बात, तो हम उन लोगों के लिए उन लोगों के सपोर्ट में हम ये सब कर रहे हैं ताकि उन लोगों को अपना राइट मिले। किसी को किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने धर्म में खुश रहिए, हम अपने धर्म में खुश रहिए। लड़ने वालों को साथ दो, लिखने वालों को साथ दो, बोलने वालों को साथ दो। हमारा ध्यान भटका रहे, हमें हमारे एजुकेशन से दूर करें, क्योंकि जब नॉन मुस्लिम लोग कुछ पहनते हैं तो हम लोगों तो कभी आवाज नहीं उठाते हैं कि आप ये मत पहनो। तो जब हम लोग हिजाब पहन रहे हैं तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अभी वर्डिक्ट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर है, वी नो दैट, लेकिन अगर वहाँ से भी हमको नहीं मिला, हम अपनी मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बेला जरूरत हमारी माएं और बहनें पराये मर्दों को न देखें। हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, हिजाब हमारी, हिजाब हमारी, हिजाब हमारी। जो हम पर गैर कानून लाने की कोशिश करेगा, जो हम पर हावी होने की कोशिश करेगा, तो ये हमारी बहनों में जागरूकता पैदा होगी। तो धर्म विशेष का परिधान लागू करने के लिए ये प्रदर्शन उस देश में हो रहे हैं जिस देश की मूल भावना ही सेकुलर है, यानी एक रिलीजन पर आधारित नहीं है। इस मामले में कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था। इस आदेश की कॉपी इस वक्त हमारे पास है। अदालत में कहा गया था कि जब तक हिजाब मामले में अपना अंतिम फैसला हम नहीं सुना देते, तब तक राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजेस में छात्र और छात्राएं हिजाब और भगवा गमछा नहीं पहन सकते। आज हमें हाईकोर्ट के इस आदेश की कॉपी मिल चुकी है और इसके 8वें और 9वें पॉइंट में अदालत ने जो कहा है वो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पहले क्या कहा है, क्या लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिर उसके बाद इसका तर्जुमा हिंदी में भी आप सुन सकेंगे। दरअसल इस पूरे ऑर्डर में 8वें पैरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने बाकायदा लिखा है, फर्स्टली वी आर पेन्ड बाय द ऑनगोइंग एलिगेशंस and the closure of educational institutions since the past few days। पिछले कई दिनों से ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस कारण से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद है, इस कारण से हमें बहुत खेद है। It hardly needs to be mentioned that ours is a country of plural cultures, religion and languages। यानी हमारा देश जो है वो विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है और विभिन्न भाषाओं का देश है। Being a secular state, it does not identify itself with any religion as its own। यानी कि बीइंग अ सेकुलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते इस देश का कोई एक रिलीजन नहीं कहा गया है। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी फेथ ऑफ चॉइस इज ट्रू। हाँ, ये सच है। संविधान में कहा गया है कि आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब का धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउएवर सच अ राइट नॉट बीइंग एब्सोल्यूट is susceptible to reasonable restrictions as provided by the Constitution of India। लेकिन ये आजादी, आपको धार्मिक आजादी, संविधान एब्सोल्यूट नहीं देता है कि आप कहीं पर कभी भी किसी भी तरीके से इस धार्मिक आजादी का दुरुपयोग या गैर इस्तेमाल भी करें। आगे इस ऑर्डर में कहा गया है कि whether wearing of hijab in the classroom is a part of essential religious practice of Islam in the light of constitutional guarantees needs a deeper examination। इसका मतलब यह है कि इस पैराग्राफ में कहा गया है कि क्या ये बाकायदा कुरान का हिस्सा है, क्या ये बाकायदा इस्लामिक प्रैक्टिस का हिस्सा है कि हिजाब पहनना जरूरी है, और वो भी स्कूल में भी हिजाब पहनना जरूरी है, जहां पर यूनिफॉर्म एक सबके लिए समान यूनिफॉर्म होती है। अगर ये कुरान कहता है, अगर ये इस्लाम कहता है, तो इसके लिए इसकी विवेचना की जाएगी, यानी कि इसकी अभी गहन जो है इसके ऊपर
guarantees a deeper examination. इसका एग्जामिनेशन अभी आगे किया जाएगा। वहीं आगे कोर्ट कहता है कि आर्ट्स बीइंग अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, नो पर्सन इन द नेम ऑफ रिलीजन, कल्चर और लाइक कैन बी परमिटेड टू डू एनी एक्ट दैट डिस्टर्ब्स पब्लिक एरिया एंड ट्रैंक्विलिटी। इसे आप ऐसे समझिए कि एक स्कूल में तमाम छात्र आते हैं जिसमें किसी का मजहब, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और सबका मजहब एक हो जाता है। वहां पर एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। लेकिन जिस वक्त वहां पर एक धर्म विशेष से अगर कहा जाएगा कि हमारी आइडेंटिटी ही अलग कर दी जाए, और ये बाकायदा कोर्ट इसमें कहता है आर्ट्स बीइंग अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, उसमें इस तरीके से ये चीजें अलाउ नहीं की जा सकती हैं। एंडलेस एलिगेशंस एंड क्लोजर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस indefinitely are not happy things to happen. ये बहुत अच्छा विषय नहीं है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और स्कूलों को लंबे वक्त के लिए बंद कर दें। The hearing of these matters on urgency basis is continuing. यानी कि लगातार अर्जेंसी बेसिस पर हम इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में कर रहे हैं। अब हमारा सवाल यह है कि उन मुस्लिम छात्राओं और संगठनों से है जो संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, जो कहते हैं वो इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, इस देश का संविधान सेकुलर है, क्या वो कर्नाटक हाईकोर्ट की इस बात को मानेंगे? आज हम यहां एक और बड़ा मुद्दा ये उठाना चाहते हैं कि अगर देश भर के स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया गया तो स्कूलों और मदरसों में क्या अंतर रह जाएगा? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018-19 में देश में कुल मदरसों की संख्या 24,000 थी। इनमें तब लगभग 5,000 मदरसे ऐसे थे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे। हालांकि यह संख्या सिर्फ उन मदरसों की है जिन्होंने सरकारी मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया था। वैसे अनौपचारिक रूप से तो देश में लगभग 1 लाख मदरसे हो सकते हैं और इनमें भी 30 से 40 हजार मदरसे केवल उत्तर प्रदेश में हैं। भारत में 3 तरह के मदरसे हैं। पहले वो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से फंडिंग मिलती है। दूसरे वो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं लेकिन उन्हें फंडिंग इस्लामिक संस्थानों और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलती है। और तीसरे मदरसे वो जो ना तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और ना ही इन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है। अब मुद्दा यह है कि सरकार जिन मदरसों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देना है। इन मदरसों में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है और सरकार से फंडिंग लेने के लिए इन मदरसों को गणित, विज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी के विषय की पढ़ाई भी बच्चों को करानी पड़ती है। लेकिन इसके साथ ही बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मदरसों में बच्चों को छोटी उम्र से ही कुरान में कही गई बातों, इस्लामिक कानूनों और इस्लाम से जुड़े दूसरे विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है और इससे कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे एक धर्म की शिक्षा तक ही सीमित रह जाते हैं। अब सोचिए, अगर स्कूलों में भी मदरसों का यह मॉडल लागू हो गया तो फिर स्कूलों और मदरसों में क्या अंतर रह जाएगा? भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को अपने खुद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की पूरी आजादी देता है। संविधान के आर्टिकल 30 में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। यही नहीं, भारत का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जाने वाले मदरसों और दूसरे शिक्षण संस्थानों को सरकार से आर्थिक मदद मिले। अब समझने वाली बात यह है कि जिन मुस्लिम छात्राओं को लगता है कि स्कूलों में उनके धर्म के अनुरूप नियम कानून और सिलेबस नहीं है, वो मदरसों में शिक्षा क्यों नहीं हासिल करती, जिन्हें भारत के इसी संविधान में तमाम अधिकार दिए हैं। मदरसों में मुस्लिम छात्राओं को इस्लाम धर्म का पूरा पालन करने की इजाजत है। अपनी भाषा में शिक्षा हासिल करने का अधिकार है। वो मदरसों में हिजाब और बुर्का पहनकर पढ़ सकती हैं। मदरसों में बाकी विषयों की पढ़ाई के साथ साथ कुरान और उसकी मान्यताओं की शिक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा मदरसों में क्लास के दौरान 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी जा सकती है और इस दौरान पढ़ाई भी रोक दी जाती है। ये सारे नियम मदरसों में पहले से लागू हैं, फिर स्कूलों में भी यही व्यवस्था लागू करने की मांग क्यों की जा रही है? आज हमारा बड़ा सवाल यही है। अभी हो यह रहा है कि कुछ मुस्लिम छात्राओं को मदरसे में तो शिक्षा हासिल नहीं करनी, लेकिन वो मदरसा पद्धति को स्कूलों में ही लागू कराना चाहती हैं और इसी मूल सवाल की जड़ को आज आपको समझना है।
पिछले दिनों कर्नाटक के मांड्या जिले में एक प्राइवेट कॉलेज की मुस्लिम छात्रा ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदू छात्रों के खिलाफ अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे और तब से ये मुस्लिम छात्रा हमारे देश में इस्लाम धर्म के ठेकेदारों के लिए प्रेरणा बन गई है। इस मुस्लिम छात्रा का नाम है मुस्कान और इसे कई संस्थाओं और मुस्लिम नेताओं द्वारा कैश प्राइजेस और दूसरे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और हर कोई इस छात्रा की हिम्मत की दाद दे रहा है, तारीफ कर रहा है। सोचिए, शिक्षा की बजाय अल्लाहू अकबर के नारे लगाना और कॉलेज में हिजाब पहनकर आना, क्या ये बहादुरी है? क्या आप इसे बहादुरी की एक मिसाल मानेंगे? आज हमारी टीम ने इस मुस्लिम छात्रा से बात की है और इस दौरान स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद की क्लास पर सवाल पूछे। मुस्कान, आपका एक वीडियो जो है इस वक्त हर टीवी चैनल, हर वेबसाइट, हर जगह पर मौजूद है। दरअसल उस दिन हुआ क्या था? मैं कॉलेज गई, एज यूजुअल मैं जैसे कॉलेज जाती हूँ मैं गई, असाइनमेंट देने के लिए गई। मुझे बाहर से ही रोका गया था, रोड पे मतलब ऐसे थे। सो बोले बुरखा काट के तू अंदर जा, तुझे अगर पढ़ाई करनी है तो बुरखा काट अंदर जा, नहीं तुझे बुरखा पहनना है तो तू सीधा घर चले जा। फिर भी मैं आई अंदर आके मैं सोची कि मैं चले जाऊँ, मैं अपने क्लास को चले जाऊँ, लेकिन वो लोग सामने आ रहे थे, मुंह पे ऐसे शॉल ऐसे कर रहे थे और बोले जय श्री राम, बुरखा काट ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला अल्लाह अकबर। कल कोर्ट ने भी कहा कि पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, इस मसले को हम देख रहे हैं। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए, मतलब इसमें कोई कुछ इंटरफियर मत कीजिए, हम सब्र कर रहे हैं, दुआ कीजिए, बस दुआ कीजिए। और इसे कम्युनिज्म कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में ला रहे हैं। मैं कभी कम्युनिज्म नहीं की, मैं सिर्फ खड़ी मेरे राइट्स के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए। हिजाब का मसला जो है वो अदालत तक जा पहुंचा है। इस पूरे मसले के ऊपर, हालांकि बात बहुत छोटी थी लेकिन अब बहुत बड़ी हो गई है, इस पूरे मसले के ऊपर में आप क्या सोचती हैं? हिजाब इज आवर प्रायोरिटी। सो हम बुरखा तो पहन के कॉलेज में नहीं जा, मतलब क्लास के अंदर नहीं जाते, सिर्फ एक हिजाब डाल के जाते हैं। तो हमें भरोसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट गो अगेंस्ट एनी रिलीजन, सो इंशाल्लाह वी आर वेटिंग फॉर दैट। इसके ऊपर एक तरह से सियासत भी हो गई है, खासकर आप देखिए बहुत जगह आपका नाम लिया जा रहा है, बोला जा रहा है, ओवैसी साहब हो या प्रियंका गांधी हो, सब आपकी चर्चा कर रहे हैं। उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं उतर रही, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने एजुकेशन पे ध्यान करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं तो मतलब ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं जा रही। लेकिन मैं ना एक स्टूडेंट हूँ, एक अभी मेरा एग्जाम भी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। ये चीज़ को ना कम्युनिज्म मत करिए, हिंदू मुसलमान में ऐसे नहीं करना, हम सब एक साथ बढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की बातें जो हैं लगभग विदेशों में भी कही जा रही हैं या इस तरह से प्रचार किया जा रहा है, जैसे हिंदुस्तान में हिजाब पर बैन लगा दिया गया, बुर्का पे बैन लगा दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? तो बस अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, ये चंद लोग ऐसा कर रहे हैं। सब मेरे भाई बहन सब एक ही है। इंशाल्लाह मैं बस सब्र कर रही हूँ कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे, हम इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे। हमारी कंट्रोवर्सी है, हिंदुस्तान की कंट्रोवर्सी है, सारा हिंदुस्तान मेरे साथ है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, सारे लोग मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह हम ठीक कर लेंगे वो सब। तो ये थी मुस्कान खान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो एक स्टूडेंट हैं, वो पढ़ना चाहती हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक अधिकार की लड़ाई है, उसमें वो किसी तरह की सियासत नहीं चाहती,
ना ये चाहती हैं कि इसे हिंदू या मुसलमान के मसले में बदला जाए। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, मांड्या। यहां आज इस बात को भी समझना जरूरी है कि भारत में किसी मुस्लिम महिला और छात्रा को हिजाब पहनने से नहीं रोका गया है, बल्कि ये मामला तो केवल स्कूलों में सभी छात्रों द्वारा एक जैसे यूनिफॉर्म पहनने का है। लेकिन इस विवाद को हिजाब तक सीमित कर दिया गया है। सोचिए, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? वो शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं और क्लास में पढ़ते समय उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि वो किस धर्म से हैं। कि हमारे देश के स्कूलों में जब 6 से 7 घंटे बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तब वो अपने धर्म को क्लास के बाहर नहीं छोड़ सकते। भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई तरह की खामियां हैं। आदर्श स्थिति में भारत के स्कूलों में एक कक्षा में 30 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाया जाता है औसतन 60 बच्चों को। यानी कक्षा में एक शिक्षक एक समय में 60 बच्चों को किसी एक विषय की पढ़ाई कराता है। सितंबर 2020 में लोकसभा में यह जानकारी दी गई थी कि भारत के सरकारी स्कूलों में इस समय 17% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। यह संख्या 10,06,000 होती है। सोचिए, शिक्षकों की इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं। लेकिन हमारे देश में शिक्षा और शिक्षा के स्तर की बात नहीं हो रही है, बल्कि हिजाब की बात होती है। कड़वा सच ये है कि आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों तक जिन सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, जिन मुसलमानों के वोटों को सरकारें बनाने के लिए जरूरी समझा, उन्हीं मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के मामले में कतार में सबसे पीछे धकेल दिया। इसी तुष्टीकरण की आड़ में वर्षों तक अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति नहीं दिलाई गई, शरिया कानूनों को बढ़ावा दिया गया और मदरसों में शिक्षा और धर्म का गठजोड़ बनाकर अल्पसंख्यकों से आधुनिक शिक्षा के अवसर छीन लिए गए। धर्म की असली शिक्षा वो नहीं है जो आपकी सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति को समाप्त कर दे, बल्कि धर्म की असली शिक्षा वो है जो आपको सवाल उठाने का सामर्थ्य दे, ताकि आप गलत को गलत कह सकें और अपना मार्ग खुद चुन सकें। धर्म का बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने के लिए वर्ष 2015 में एक रिसर्च की गई थी। यह शोध 1200 बच्चों पर की गई थी, जिनमें से 24% ईसाई, 43% मुस्लिम और 27% धर्म को न मानने वाले थे। इस शोध में पाया गया था कि जिन बच्चों के परिवार वाले बहुत धार्मिक थे, वो बच्चे अपनी चीजों को दूसरों के साथ आसानी से बांटने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों का आंकलन उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर कर रहे थे। धार्मिक परिवारों से आने वाले बच्चे शरारत करने वाले दूसरे बच्चों को सख्त सजा देने के पक्ष में थे, जबकि जिन बच्चों के परिवार वाले किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो ज्यादा मिलनसार, अपनी चीजों को बांटने वाले और दूसरे छात्रों को सजा न देने के पक्ष में थे। यह सर्वे सिर्फ 1200 बच्चों पर किया गया है, इसलिए कोई चाहे तो इसे आसानी से खारिज कर सकता है और यह जरूरी नहीं है कि इसमें किए गए सारे दावे वाकई सच हों। लेकिन इस समय दुनिया की आबादी करीब 750 करोड़ है और इनमें से 84% यानी 630 करोड़ लोग खुद को धार्मिक कहते हैं। फिर भी दुनिया में लगभग हर कोने में इस समय कोई ना कोई हिंसा, कोई ना कोई युद्ध, कोई ना कोई लड़ाई ज्यादातर चल ही रही है और ज्यादातर जगहों पर यह सब धर्म के नाम पर ही हो रहा है। इसलिए यह फैसला आपको करना है कि आपको अपने बच्चों को कट्टर धार्मिक बनाने के नाम पर उन्हें कट्टर धार्मिक बनाना है या फिर उन्हें धर्म के असली मायने समझाते हुए एक बेहतर इंसान, एक बेहतर सिटीजन बनाना है। इस समय जी न्यूज की टीम कर्नाटक के उन स्कूलों में मौजूद है जहां से हिजाब विवाद शुरू हुआ था। हमने आपको 9 फरवरी को अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए बताया था कि कैसे इस पूरे मामले को धार्मिक कट्टरवाद का रूप देकर बड़े आंदोलन में बदल दिया गया और इसके पीछे उसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का एक राजनीतिक संगठन है जिस पर शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कई महीनों तक चले आंदोलन को फंडिंग करने का आरोप है। आज भी हमने इस पर आपके लिए विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आपको यह पता चलेगा कैसे भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए स्कूलों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में फैल चुका है।
देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में स्कूलों में हिजाब पहनने से रोक लगाने के आदेश को चुनौती भी दी गई, लेकिन वहां से भी अंतरिम आदेश हिजाब पहनने के पक्ष में नहीं आया, बल्कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जब तक इस पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने का सरकार का आदेश मान्य होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी इस अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका लगाई गई, लेकिन वहां भी यही कहा गया कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर ले। अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो जब सुनवाई हो रही थी, जब सरकार ने आदेश दिया तो खुद ये लड़कियां कर्नाटक हाई कोर्ट गई, यानी कि ये मतलब साफ है कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट से इस पूरे मामले को लेकर के रिलीफ मांगना चाहती थी। जब सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी बेंच को सुने जाने को लेकर के कर्नाटक के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, तो तीन जजों की बेंच है वो इस मामले को सुनवाई कर रही थी और उन्होंने कल आदेश दिया, अंतरिम आदेश दिया कि जब तक सोमवार को इस मामले पर सुनवाई शुरू होती है तब तक सरकार के आदेश को ही माना जाए, यानी कि किसी भी तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म का ही पालन किया जाए, कोई भी धार्मिक परिधान नहीं पहना जाए। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कोर्ट के आदेश और सुनवाई पूरी होने तक भी इस मुद्दे को लेकर माहौल गर्मा रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस पूरे मामले को सुर्खियों में बनाए रखना चाहते हैं और विवाद खड़ा रखना चाहते हैं। आज हमारे मुल्क में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही उन्हें तहफ़्फ़ुज़ है। आज जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, वहाँ एक भी बेटी महफूज नहीं है, हर बेटी की जिंदगी खतरे में है। बस हिजाब का बहाना बना रहे हैं। When we had joined the college first, in that college rules books they mentioned we can wear a hijab and there is no restrictions about hijab. Then again, suddenly, why they are telling about we should not wear a hijab? We should not come to college by wearing hijab. Why? रूल्स कब से आ गया हमारे कर्नाटक में स्पेशली बिकॉज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें प्रॉमिस कर रहा है पहले से भी कि हम लोग फ्री हैं हमारे रिलीजन और हमारा कल्चर फॉलो करने के लिए, तो ये लोग ऐसा अब क्यों नया रूल्स बना रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आया। अगर गर्ल्स स्कूल के अंदर जहाँ पे गर्ल्स टीचर ही हैं और क्लासरूम के अंदर आपको कहा गया है कि आपको यूनिफॉर्म में रहना है ना कि बाहर, तब क्या दिक्कत है? तब भी अगर गर्ल्स टीचर हो गए, सभी लेडीज हो गए, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस्लाम लेडीज के हिजाब हमारा इस्लाम ये हमारा राइट्स है, हम हमारे राइट्स को मांग रहे हैं सर, दूसरा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हमारे राइट्स मांग रहे हैं। ये हमारा कानूनी हक है, ये हमारा मजहबी हक है, इसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है या इसमें हमें कोई भी रोक नहीं लगा सकता है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हो, आप हिजाब नहीं लगा सकते। फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें लगता है कि हर किसी का अपना नजरिया है, अपना ओपिनियन है, हमारा राइट है, इंसान जो भी चाहे वो पहन सकता है, तो हिजाब भी उसी में आता है, हिजाब भी इसके लिए ऑपरेशन नहीं है हमारे लिए। ये लड़ाई अल्लाह अकबर और जय श्री राम की नहीं है, ये लड़ाई है हम लोगों के हुकूक की। हमें आर्टिकल 25 ये पूरा हक देता है कि हम अपने कॉन्सेंस को पूरा करें इस देश में, जो भी चाहे, और कौन डिसाइड करेगा कि कॉन्सेंस का हिस्सा क्या है और क्या नहीं है। इस समय जी न्यूज की टीम लगातार उडुपी में रहकर इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। हम जब उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट से मिले तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले के पीछे गहरी साजिश है और पीएफआई, एसडीपीआई और उसकी स्टूडेंट विंग सीएफआई इसके पीछे है। ये लड़कियां 1.5 ईयर से हमारा कॉलेज में ठीक से आ रही थे। कॉलेज में हिजाब डाल के आते थे, क्लासरूम में हिजाब डाल के जाते थे, हिजाब निकाल के क्लासरूम में अटेंड करते थे। ये अक्टूबर एंड नवंबर में ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का कनेक्शन में आ गया। उसके बाद ये ट्विटर भी चालू किया, उसके वजह उसका ट्विटर अकाउंट नहीं था। अक्टूबर 2 लड़कियाँ अक्टूबर एंड में, नवंबर में बाकी का ये ट्विटर अकाउंट में चालू किया। उनका प्रभाव आने के बाद उसका ट्विटर के अकाउंट को आप ठीक से देखा तो पूरा कैंपस फ्रंट का ही रीट्वीट करते हैं, इनका ट्वीट को उन लोग रीट्वीट करते हैं। दिसंबर में इन लोग डिमांड करना लगा कि हमको हिजाब चाहिए। ये भी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का ही साजिश है कि इन लोग इसको इश्यू को रेज करे बोल के ये दिसंबर में देख के ये इश्यू चालू किया।
इस पूरे विवाद की शुरुआत दिसंबर 2021 से हुई, लेकिन इसकी नींव उससे भी 2 महीने पहले अक्टूबर में रख दी गई थी। हमें पड़ताल के दौरान पता चला कि यहाँ उडुपी में भी एबीवीपी ने एक लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना के बाद विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें 2 मुस्लिम लड़कियां भी शामिल थीं। बस यहीं से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने यहाँ के मुस्लिम छात्राओं और उनके परिवार को भ्रमित करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय विधायक सरकार से जांच की मांग भी कर रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे किस तरह की साजिश है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से सिर्फ 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को शामिल किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर ये साजिश रची जा रही है। जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है वो उडुपी के अंदर जो 6 लड़कियां बैठी हुई हैं धरने के ऊपर, उसको पूरी तरह से बैकिंग कर रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया एसडीपीआई जो पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है उसकी स्टूडेंट विंग है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे एक तरह से कहीं ना कहीं पीएफआई है। अब इस पूरे विवाद को अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि स्कूल के अंदर हिजाब पहना जाए और यहाँ इस पूरे इलाके के अंदर एक तरह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो है वो एक तरह से लड़ाई छिड़ जाए, क्योंकि वो अपनी एक चुनावी जमीन जो है वो यहाँ पर लगातार तैयार कर रहे हैं और इसी को लेकर के वो लगातार इसको बैक कर रहे हैं। हमने उसी दिन पूछ ली थी उन स्टूडेंट से और जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से हैं कि अगर हाई कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देता है और सरकार के आदेश को मंजूरी देता है कि स्कूल के अंदर सिर्फ यूनिफॉर्म में ही आना होगा, तब भी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। अभी तो फैसला आया भी नहीं है, सिर्फ अंतरिम आदेश आया हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक स्कूल के अंदर सिर्फ यूनिफॉर्म ही अलाउड होगी। तो इससे मानसिकता का पता लगता है कि किस तरीके से वो इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं, किस तरीके से इस मामले को वो आगे लेकर के जा रहे हैं, किस तरह से उडुपी के अंदर हिजाब पहनने की जिद की मांग को लेकर के पूरे देश भर के अंदर वो फैला देना चाहते हैं मुस्लिम लोगों के बीच में और एक तरह से कर देना चाहते हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के खिलाफ है। तो एक तरह से वो अपनी जमीन को तैयार करने में यहां पर लगे हुए हैं और यही वजह है कि वो इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं। कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और पिछले दिनों कर्नाटक के म्युनिसिपैलिटी चुनाव में एसडीपीआई को अच्छे वोट मिले थे और उडुपी से लगने वाले कापू में तो एसडीपीआई ने 3 सीटें जीती भी थीं। कापू मंगलुरु की तरफ है, जहां पर पहले से ही एसडीपीआई की अच्छी पकड़ है। माना जा रहा है कि इसी मुद्दे के बहाने एसडीपीआई मुस्लिम वोट बैंक को मजबूती से अपनी तरफ खींच लेना चाहती है। इस पूरे मामले पर पीएफआई और हिजाब पहनने की मांग कर रही लड़कियों से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि हमारी टीम लगातार इस मामले को ग्राउंड जीरो पर रहकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिसंबर महीने में उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में 6 लड़कियां हिजाब पहनने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। सबको यही लगा कि ये इन लड़कियों की जिद है, लेकिन स्थानीय विधायक और स्कूल के चेयरमैन का मानना है कि इसके पीछे गहरी और सोची समझी साजिश है, जिसके पीछे पीएफआई, एसडीपीआई और उसकी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिन्होंने इस पूरी साजिश की नींव अक्टूबर महीने में ही रख ली थी। जब हमने इस बारे में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और इन लड़कियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे पर सामने आकर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि इनमें से कई लड़कियां तो जो पता दिया हुआ था वहां से भी जाकर के कहीं दूसरे पते पर जाकर रहने लग गई हैं। उडुपी कर्नाटक से जितेंद्र शर्मा के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया। हमें लगता है कि अगर देश की पाठशालाओं को धर्म की प्रयोगशालाओं में बदल दिया गया तो स्थिति देश को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.